अब ऑन है? होने की आवश्यकता नहीं है। चलो जी। हम्म। लाइव। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। नीलेश कुमार, शक्तिकांत, नंदकिशोर, दीपक, पूजा, अंशिका, अमित मणि, अंजलि तोमर, राजेश, राहुल, हार्दिक, माधुरी, ज्योत्सना, पप्पू, मिथिलेश, प्रदीप, प्रदीप कुमार, दीपांकर, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलोगे? इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है दोस्त वे सभी संगठन जो क्रियान्वयन के लिए काम करते हैं, यानी कि जो एग्जीक्यूशन के लिए काम करते हैं, जो कंट्रोलिंग के काम करते हैं। ठीक है। जैसे पूरी दुनिया की पुलिस, सबसे बड़ी पुलिस इंटरपोल संगठन है। स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए WHO काम करता है। ठीक है। तो इस तरह के हम सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन इसमें पढ़ेंगे। एक बार थम्स अप करके बताएं, लास्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व। क्या आपने उसको रिवाइज किया है? उम्मीद करूंगा आप हर रोज रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है। तो शुरू करेंगे भाई साहब आज के इस चैप्टर को। बड़े ध्यान से सुनेंगे। और आज हम दुनिया का सबसे बड़ा संगठन UNO पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से। ठीक है। आइए। तो सबसे बड़ा संगठन है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO। अच्छे से नोट्स बनाएंगे और समझेंगे। UNO, क्या आप लोगों ने UNO का नाम सुना है? तो बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना होगा। UNO है क्या दरअसल में? UNO बच्चे पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए एक संगठन बनाया गया कि कभी भी दो देशों के बीच या दो से ज्यादा देशों के बीच कोई डिस्प्यूट होगा तो UNO उसमें पार्ट प्ले करेगा और कहेगा शांति रखो भैया, लड़ो ना। लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाता है? देखो, इसकी पहले बैकग्राउंड समझना होगा। बच्चे, दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर, दो वर्ल्ड वॉर हुए हैं। ये इतिहास का टॉपिक है। 1914 से 18। अभी समझेंगे, अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ मेरी बात पर फोकस करें। अभी पेन साइड रख देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो पूरी दुनिया आपस में लड़ गई। पूरी दुनिया से मतलब है दो तरह से, एक मित्र राष्ट्र बने, एक धुरी राष्ट्र बने। अगर आप बच्चे वर्ल्ड वॉर के बारे में जानना चाहते हैं तो यूट्यूब पर मेरी क्लास है, आप लिख सकते हैं वर्ल्ड वॉर बाई नवीन, तो क्लास आ जाएगी। अभी आप जाने 1914 से 18 पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। दुनिया दो ग्रुप्स में बट गई, आपस में लड़े सब लोग। लेकिन पूरी दुनिया ने देखा कि बच्चा 1 करोड़ लोग इसमें मारे गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। 1 करोड़ लोग डेड, 2 करोड़ से ज्यादा लोग घायल थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो लगा कि कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो पार्ट प्ले करके ये बोले कि ये वॉर सही नहीं है, जो इसको रोक पाए। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1914-18 में वैश्विक शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस, राष्ट्र संघ का गठन हुआ। कब? 1920 को। 1914 से 18 वॉर चला। वॉर के बाद में लोगों की आंख खुली कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ऐसी चीजों को रोक पाए। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी? लीग ऑफ नेशंस, LON बोलते हैं, लीग ऑफ नेशंस, जिसका हेडक्वार्टर था जेनेवा में। तो ये बनाई क्यों गई थी? बनाया इसको इसलिए गया कि ताकि भविष्य में अगर कोई युद्ध हो तो ये रोक ले। तो क्या इसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोका? यस और नो? तो आप कहेंगे भैया ये नहीं रोक पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक चला, यानी इसके बनाने के पीछे जो मकसद था वो तो विफल हो गया। ऐसा नहीं था, बहुत सारे शांति समझौते लीग ऑफ नेशंस ने बहुत सारे देशों के बीच कराए। बैकग्राउंड समझ में आया? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में क्या बनता है? लीग ऑफ नेशंस। क्या वो कामयाब रहा? नहीं जी, सेकंड वर्ल्ड वॉर तब भी हुआ। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी फिर सोचा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। बहुत अच्छे, आप लोग चीजों को समझ पा रहे हैं, सबका आंसर नो आ रहा है, वेरी गुड। अब आते हैं UNO।
यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मैंने बोला लीग ऑफ नेशंस, ये तो कामयाब दोस्त नहीं हो पाया। ठीक है भाई साहब। यूएनओ, एक बच्चा कह रहा है, बच्चा क्या शायद लड़की है, नीरू शेखावत कह रहे इसमें दूसरे के कमेंट्स नहीं दिखते। वाह, हाँ, एप्लीकेशन पे यही फायदा है, हम लोगों ने बंद कर रखा है। इससे बच्चे क्या एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं कमेंट्स में। कह रहा नीरू दीदी तुम्हारा कहाँ पेपर है, ठीक है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, लेना नहीं देना नहीं कुछ, तो ये ठीक है ये। आगे यूएनओ, यूएनओ भी इसलिए बनाया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी होगा तो ये रोकेगा। ऐसी एक, और क्या ये रोक पाएगा? कि दुनिया में देश लड़ रहे हैं, क्या यूएनओ रोक पाता है? बोलेंगे तो आप कहेंगे भैया ये ऑर्गेनाइजेशन तो एक कंट्रोलिंग पावर हो जाती है उन देशों की जो इनकी स्थापना के समय इसकी भूमिका रखते हैं। जैसे यूएनओ में मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, अमेरिका, ऐसे देशों का वर्चस्व है। ठीक है। स्थापना यूएनओ की 24 अक्टूबर 1945 को। बच्चे जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं वो हमेशा इंपॉर्टेंट मार्क करें। यूएनओ अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुई। 50 देशों ने बोला कि ठीक है यूएनओ बना लेते हैं। भारत भी इनमें शामिल था 50 देशों में, ये आपको पता होना चाहिए। ये साइन हुए सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। इस तरह की चीजें आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, जब मैं बताऊं महत्वपूर्ण है तो वो याद रखें। ठीक है। नाम दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। सर हमारा नंबर स्क्रीन पे आता है, वो आपको ही दिखता होगा, आपका नंबर, बस हर बच्चे को अपना नंबर दिखेगा सिर्फ। तो ऐसे मत घबराओ कि तुम्हारा नंबर सबके पास चला जाएगा। ठीक है। सर क्या वर्ल्ड वॉर हर 4 साल में होता है? बेटा ये कोई गेम थोड़ी है जो हर 4 साल में होगा। अगलू 2 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप नहीं है ये, वर्ल्ड वॉर है। 2 ही बार हुए हैं, 14 से 18 और 1939 से 1945। ओके। अब आती है बात, इसको यूएनओ नाम किसने दिया? नाम दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये राष्ट्रपति थे यूएसए के। और बच्चे अगर कहूं तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में अमेरिका मित्र राष्ट्रों की तरफ था, ब्रिटेन, इन सब की जीत हुई थी। अमेरिका का वर्चस्व था यूएनओ पर, ये समझे आप। उस अमेरिका ब्रिटेन बड़ी ताकत बन करके उभरे। तो नाम भी किसने दिया? अमेरिका के राष्ट्रपति ने। सीधी सी बात है, बड़ा पद है। बड़े चर्चित राष्ट्रपति रहे हैं। एक बार जापानी सेना के सामने भाषण, जापानी सेना ने जब आक्रमण कर दिया अमेरिका पर पर्ल हार्बर पर, तो कहते हैं कि ये अपाहिज थे बच्चे, खड़े हो गए अपने पैरों पर अपनी सेना को ताकत देते समय। सोचो कितना उत्साह रहा होगा, इतने जोश में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बाद शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। कहीं बच्चे यूनाइटेड नेशन लिखा हुआ हो या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ हो, ये दोनों एक ही बात है। समझे बच्चे बात को? यूएन पूछे या यूएनओ, तो क्या बोलेंगे? भारत कब शामिल हुआ? शुरुआती 50 देशों ने जब साइन किए 24 अक्टूबर 1945 को, तो भारत इसमें शामिल था। ठीक है भाई साहब, बात समझे? सुनील जी, संस्थापक सदस्य इसके 51वां कौन बना? 50 तो पहले थे, तो 51वां बहुत इंपॉर्टेंट है। 51वां सदस्य यूएनओ में कौन बना? पोलैंड बना था जी। क्या बना था? पोलैंड। आंखें बंद करें, अब तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि 10 जनवरी 1920 को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई कि भविष्य में ऐसा युद्ध ना हो। लेकिन 1939 से 45 फिर दूसरा युद्ध होता है, तो 24 अक्टूबर 1945 को क्या बना बच्चे? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसमें शुरुआत में 50 देशों ने साइन किए, भारत शामिल था। 51वां देश कौन बना है बच्चे? पोलैंड बना है। यूएन को जो यूएन नाम दिया है, ये किसने दिया है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया है। इतनी चीजें याद हुई। अगर आप हमेशा फोकस से पढ़ेंगे, ठीक है, फोकस से पढ़ेंगे तो हमेशा आपको क्लास में ही याद होता रहेगा। बहुत बढ़िया। आगे आएंगे। यूएन का वर्तमान सदस्य, यानी जो यूनाइटेड नेशंस है, शुरुआत में कितने सदस्य थे बच्चे? कमेंट सेक्शन में बोले। अभी कितने सदस्य हैं इसमें वर्तमान में? 193। टोटल कितनी कंट्री यूएन की मेंबर है? 193। 193वां देश कौन है? वो है साउथ सूडान, नया शामिल हुआ।
क्या बोलोगे? साउथ सूडान। हेडक्वार्टर कहाँ होगा भैया इस यूएन का? कहीं से तो ये ऑपरेट करता होगा। तो यूएन का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क है, और न्यूयॉर्क में एक जगह है मैनहट्टन द्वीप। द्वीप समझते हो ना, आइलैंड जो पानी से घिरा हुआ रहता है। तो ये एक जमीन थी, एक उद्योगपति थे आपका, बहुत बड़े दानी रहे हैं दुनिया के, अमेरिका में रॉकफेलर, जैसे वॉरेन बफेट, हमारे देश में रतन टाटा जी, ये बड़े दानी लोग रहे हैं। ऐसे ही एक दानी थे अमेरिका के, डी रॉकफेलर, जिन्होंने बोला कि इस अच्छे काम के लिए कि दुनिया में शांति स्थापित होगी, ये जमीन मैं दे देता हूं। अच्छा, कब बनकर तैयार हुआ? जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो कब बनकर तैयार हुआ? 1952 में। तो यानी कि जब यूएन बना, अब मुझे आप बताएं यूएन कब बना? अब आपको परफेक्ट डेट पता होगी, 24 अक्टूबर 1945। तो यूएन जब बना है तब उसके पास अपना हेडक्वार्टर नहीं है। हेडक्वार्टर 7 साल के बाद बना है, 1952 में बना है। ठीक है, कोई दिक्कत जी? कोई परेशानी? बच्चा मनीष कुमार क्लास में ध्यान लगाएं, रिक्वेस्ट है प्लीज। आप सिलेक्शन से दूर चले जाएंगे। सर क्या आप दिल्ली पुलिस में 50 में से 50 क्वेश्चन बना सकते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बना सकता भाई। लेकिन आप उस बात को क्यों पूछ रहे हैं? प्लीज फोकस करेंगे सारे बच्चे। राहुल यादव जी कह रहे हैं सर इसमें 51 सदस्य ही क्यों? बच्चे, शुरुआत में जब कोई मुहिम चलती है तो पूरी दुनिया थोड़ी, पूरी दुनिया, मैंने बोला ना, पूरी की पूरी दुनिया दो पक्षों में बटी हुई थी, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। उसके लिए वर्ल्ड कप को जब बच्चे कुछ ध्यान रखते हैं तो वर्ल्ड वॉर याद रखना है, वर्ल्ड वॉर की स्टडी आपको करनी होगी। तो जब पूरी दुनिया बटी हुई है तो सारे देश तो एक पक्ष में थे नहीं, धीरे 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 लोगों ने अपनाया है। राहुल जी समझे बात को? ठीक है, आगे आए। संयुक्त राष्ट्र के ध्वज के दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां हैं। ये क्या है? ये फ्लैग है बच्चे, यूएन फ्लैग। क्या है ये? यूएन फ्लैग है। आज एप्लीकेशन में आपकी पहली क्लास है तो थोड़ी सी चीजें मैं आपको गाइड कर देता हूं। बीच में ग्लोब है, यानी कि ग्लोब क्या होता है? पृथ्वी का मॉडल, विश्व मानचित्र है बीच में। तो जैतून की पत्तियां बड़ा पूछा जाता है। यूएन फ्लैग पर कौन से वृक्ष की पत्तियां हैं? तो जैतून की पत्तियां हैं। गाइड करने से मेरा मकसद ये है बच्चे, जब कभी भी आप नोट्स बनाएं तो किसी भी चैप्टर को लिखें तो जब गुच मिच करके, मतलब थोड़ा स्पेस करके नोट्स बनाया करो, जगह थोड़ी सी छोड़ दिया करो। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि भाई जगह छोड़नी रखी, लगातार लिखते जा रहे हो। तो टॉपिक लिखें तो थोड़ा सा जगह छोड़ के चलें, रिवीजन जरूर करें। और आपको मैं एक चीज के लिए गाइड कर दूं, कभी आप समझे कि भैया क्या टफ है वास्तव में सिलेक्शन लेना, नहीं। आप घबराते रहते हैं इसीलिए टफ हो जाता है, टफ बिल्कुल नहीं। क्योंकि थोड़ा सा अनुभव मेरा ज्यादा होगा, ये समझेंगे आप। मैं एसएससी का एस्पायरेंट भी रहा हूं, परीक्षा भी मैंने पास करी है। तो अनुभव ज्यादा होने की वजह से मैं आपको एक बात बताता हूं कि कंपटीशन बहुत ज्यादा नहीं होता, बात है कि आपका डेडिकेशन कितना है। जैसे मैं कमेंट सेक्शन में उन बच्चों को गाइड करना चाहता हूं जो भटके हुए बच्चे हैं। बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि हम यूएन पढ़ रहे हैं, एक बच्चा तो ये है जिसका ध्यान पूर्ण रूप से मेरी बातों पे है, एकदम से फोकस करके। सिलेक्शन बच्चे बहुत आसान है। एक बच्चा किसी अनयूजुअल कमेंट को लगातार कॉपी पेस्ट कर रहा है, ये दर्शाता है कि वो बच्चा बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, और वो बच्चा शायद उसको जरूरत नहीं होगी नौकरी की, तो इसीलिए वो ऐसा करता होगा। तो मैं अच्छे छात्रों से अपील करता हूं कि आप कभी ऐसे प्रयास में मत लगना, अनयूजुअल चीजों में मत लगना, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा आप कहीं और खुद को इंडल्ज करोगे, भटकाओगे, तो सिलेक्शन शायद आपका हो लेकिन बहुत देरी से होगा, और शायद ना भी हो। अनयूजुअल इधर उधर की कोई बात नहीं करनी है। और आप कम से कम ये बताओ मुझे, 12वीं पास हो या नहीं हो? ग्रेजुएट हो गए, 12वीं पास हो गए, तो अगर आप 12वीं पास दोस्त हैं, सीजीएल वाले बच्चे भी सुनते रहो मेरी बात, तुम ग्रेजुएट हो, तुम अगर 12वीं पास हो, तो अगर तुम कुछ जानते हो, इंटरनेट चलाना जानते होगे। हाँ जी भैया, फेसबुक पे हमने बहुत कुछ सर्च किया है, जिसको हमको ढूंढना होता है हम ढूंढ लेते थे उसको फेसबुक पर फोटो देख देख के। तो बच्चा, अगर आप 12वीं पास हो, कोई जानकारी आप चाहते हैं कि आपको मिले अलग, तो रिसर्च करिए, खुद को प्रूव करिए आप 12वीं पास हैं।
एलोन मस्क किताबें पढ़ पढ़ करके इस देश का सबसे अमीर आदमी बन गया। कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा है, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं, कहीं डिप्लोमा नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, सिर्फ किताबों से, सिर्फ इंटरनेट से, पढ़ पढ़ के इंटरनेट से जानकारी इकट्ठा कर करके आप कर सकते हैं। बात समझ में आई मेरी? इसके अलावा इस बैच में कोई अनयूजुअल बातें करेगा, मैं किसी का रिप्लाई नहीं करूंगा। अच्छे डाउट्स का बहुत वेलकम है, ठीक है? उम्मीद करूंगा आप खुद को भटकाएंगे नहीं और एकदम से सही चलेंगे। आगे संयुक्त राष्ट्र, ये समझ गए बच्चे? नेक्स्ट टाइम, क्योंकि आपका भविष्य है बच्चे, इस पे जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आप ही रोओगे, क्योंकि आपके रोने की आवाज ना मुझ तक पहुंचेगी, और वो दुख सिर्फ आपका होगा। इसीलिए वो रोने वाली स्थिति मत आने देना। कोई नहीं समझेगा, आप दुनिया को लाख तरह से समझाओगे कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, कोई नहीं समझेगा। नो वन। आएंगे संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं कौन कौन सी हैं, किन लैंग्वेजेस में ये काम करता है? अंग्रेजी और फ्रेंच। तो अच्छे बच्चे कमांड मोड पर आ जाएं जब तक बैच खत्म होता है, अपने आप को एकदम एक्टिवेट, एकदम एनर्जेटिक रखिए। संयुक्त राष्ट्र की कौन कौन सी लैंग्वेज है? अंग्रेजी और फ्रेंच। और कौन कौन सी भाषाएं हैं इनकी? इनको बोलते हैं बच्चे कार्स। चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। तो ये भाषाएं। अब बोले जी हिंदी नहीं है क्या, तो ये मूर्खता वाला सवाल होगा। हिंदी नहीं है जी क्या, उर्दू नहीं है जी क्या, तो ये मूर्खता वाले क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये बच्चे यूएन की लैंग्वेजेस हैं जिनमें काम होता है अंग्रेजी और फ्रेंच। और अन्य मान्यता प्राप्त, क्योंकि यहाँ के लोगों की संख्या ज्यादा, भैया हिंदी भी होनी चाहिए, हिंदी की संख्या भी ज्यादा है। तो बच्चे दरअसल में भारत का प्रतिनिधित्व यूएन में भारत का दबाव बहुत ज्यादा नहीं रहा, ठीक है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर, इसमें चैप्टर कितने हैं? इसमें 19 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं भैया? अध्याय कैसे? जैसे आप किताब पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चैप्टर होते हैं। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उसके कुछ प्रोटोकॉल होंगे, कुछ रूल होंगे। और वो रूल क्या किसी आदमी को याद होंगे? नहीं जी, किसी बुक में लिखे हुए होंगे। क्या बोलेंगे? 19। कुल अनुच्छेद है 111। कुल अनुच्छेद क्या है? 111। मतलब आर्टिकल। हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद होते हैं, जरा बताएं फटाफट से। अभी तो संशोधित हो करके भैया 450 के आसपास पहुंच चुके, लेकिन संख्या कितनी बोलेंगे? 395। तब तो बोलना 395 पड़ेगा, ठीक है? बहुत बढ़िया लक्ष्मी पांडे जी, बहुत सही लिखा है एकदम से, वेरी गुड। अच्छा ठीक है अमित भाई। अब आते हैं यूएन संघ के अंग कितने पार्ट होते हैं, बहुत पूछा जाता है। यूएन के कितने ऑर्गन्स हैं? इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो सीधी सी बात है ऑर्गन्स होंगे। कितने ऑर्गन्स हैं? 6 ऑर्गन्स हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आते हुए, बहुत शानदार। अब आते हैं ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? 6, ध्यान से देखेंगे। एक है आपका महासभा। अभी मैं इनके काम भी बताऊंगा क्या काम है, और इनसे क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। परन्यास परिषद, इससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद, महासभा भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, और सचिवालय। क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन 3 से। इस तरह से लिख लिया करो कि भैया ने इंपॉर्टेंट बताया है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, प्रन्यास यानी कि आपका बच्चे ट्रस्टीशिप काउंसिल है, एक इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस है, और सेक्रेटरीट है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इन सभी के? न्यूयॉर्क में है। अभी मैंने आपको बताया था कि भैया यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आप कहेंगे भैया मैनहट्टन द्वीप न्यूयॉर्क में, आपने आज ही बताया था। क्या कहेंगे भाई साहब? न्यूयॉर्क में। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे को देखोगे, प्रमुख, परंतु अंतरराष्ट्रीय न्यायालय जो इंटरनेशनल कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है बच्चे? हेग, नीदरलैंड में है। और सबसे ज्यादा क्योंकि ये अलग है इसीलिए इंपोर्टेंट है। कोई बच्चा नहीं जानता, किसी से आप पूछोगे सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां, नहीं पता। सीपीओ 2022 ने पूछ लिया। अलग अलग याद नहीं करने, बोलो सबके न्यूयॉर्क में। सिर्फ एक इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस का अलग है, वो कहां पर है? हेग, नीदरलैंड में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनुराग शुक्ला जी, बहुत सही आंसर दिया है, वेरी बहुत शानदार।
जब लिखेंगे एक बार, लिख चुके होंगे तो तब थम्स अप कर दिया करोगे भैया हम लिख चुके हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है। सबके हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट और जस्टिस का मुख्यालय कहां पर है? वो आपका बच्चे एक नीदरलैंड में है। मनीष कुमार जी, लव यू टू मेरे भाई। चलो, नोट्स एप्लीकेशन में मिल जाएगा बच्चे, जहां क्लास है क्लास के साइड में ही नोट्स मिल जाएगा, है ना। हॉलैंड कह सकते हैं, हॉलैंड पुराना नाम था बच्चे नीदरलैंड का। आदित्य कुमार जी, हॉलैंड का नाम, ये हॉलैंड पुराना नाम था, ठीक है। अभी नीदरलैंड इसका नाम हो गया है, कह सकते हैं। आइए जी, अब जो इसके 6 पार्ट हैं इनको ध्यान से समझेंगे, क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो देखेंगे। एक मैंने बोला आपसे जनरल असेंबली, क्या बोलोगे? जनरल असेंबली, स्पेलिंग देख लिया करो, इंग्लिश तुम्हारा सब्जेक्ट भी है, ध्यान देना है उस पर भी। उपनाम विश्व की लघु संसद, स्मॉल पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि बहुत सारे निर्णय महासभा, क्योंकि यूएन सबसे बड़ा संगठन है तो महासभा में डिसीजन लिए जाते हैं। उपनाम विश्व की लघु संसद है। प्रत्येक देश महासभा में अपने 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु वोट सिर्फ एक होता है। यानी लोग कितने जा सकते हैं आपका? आप कहेंगे भैया लोग चले जाएंगे 5। कितने लोग चले जाएंगे भैया? 5 लोग चले जाएंगे। ये तो सिर बन गया हाथ की जगह, कोई नहीं, कुछ भी बने, आप समझे बात को। 5 लोग जाएंगे किसी देश की तरफ से, लेकिन वोट क्या काउंट होगा इन 5 का? एक वोट काउंट होगा। और वोट क्यों देते, क्यों है भैया? हम तो प्रधान चुनने के लिए वोट देते आए हैं, विधायक, एमपी चुनने के लिए, सांसद चुनने के लिए, ये क्यों वोट देते? ये वोट दी जाती है बच्चे यूएन के जो देश मेंबर हैं वो किसी मुद्दे पर वोट करते हैं। जैसे मान के चलो हम बोले कि पाकिस्तान में कुछ आतंकवादी संगठन चल रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए, तब वोट करेंगे तो एक एक वोट काउंट होगा हर देश का। ठीक है। बैठक इसकी हर साल होती है, सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक होती है। ये बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो प्रेसिडेंट होगा, 21 उपाध्यक्ष होंगे और 7 कमेटीज होती हैं इसमें। उनके अध्यक्षों का चुनाव कौन करती है? वो महासभा ही करती है। अध्यक्ष कौन चुनेगी? महासभा चुनेगी। 21 उपाध्यक्ष भी कौन चुनेगी? महासभा चुनेगी। 7 कमेटी होंगी जो अलग अलग, उनके जो अध्यक्ष होंगे उनको भी जनरल असेंबली ही चुनती है। यानी चुनाव के बहुत सारे काम कौन करती है? वो जनरल असेंबली करती है। सबसे बड़ा ऑर्गन है ये, सबसे ज्यादा काम देखता है। ठीक है, रोज के काम नहीं देखता, रोजमर्रा के काम मैं आपको बताऊंगा, वो सेक्रेटरीट देखता है। बहुत बढ़िया जी अभिषेक, मैं एक एक शब्द को बता सकता हूं, बहुत शानदार, यही कॉन्फिडेंस बच्चों के अंदर चाहिए। चलो जी आगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं मनीषा सिंह, बहुत शानदार। कोई दिक्कत? बहुत शानदार। मन्नू बच्चे 3 बजे वाला प्रैक्टिस सेट आता है, उसको देखा करो। महासभा उपनाम विश्व की लघु संसद, प्रत्येक देश 5 प्रतिनिधि भेज सकता है। वोट कितना होगा? एक होगा। बैठक सितंबर से दिसंबर तक चलती है। एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और 7 कमेटीज के अध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? वो महासभा करता है। ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा, और क्या काम है इस महासभा के? भैया अपना अध्यक्ष चुनेगा, ठीक है, जान लिया हमने। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट चुनेगा, ये भी जान लिया। 7 कमेटीज है, उनके प्रेसिडेंट भी चुनेगा, जान लिया। और मेजर काम कौन कौन से हैं? बजट तैयार करना। बजट, तुम्हारे घर का बजट होता है ना, तो भाई जब कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तो उसका खर्चा नहीं होता होगा कोई, तो पैसा कहाँ से आता होगा? तो जो इसके एसोसिएट कंट्रीज हैं वो कुछ हिस्सा देते हैं, भारत भी देता है, अमेरिका सबसे ज्यादा पैसा देता है, ब्रिटेन पैसा देता है। तो जो इसमें सदस्य हैं वो पैसा देते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, अपने कैपेसिटी के हिसाब से। तो जो बजट तैयार करना है, भाई खर्चे किस तरह से होंगे और कहां होंगे? भैया क्या 5 लोग ही भेजने जरूरी है? नहीं,
अंतिम शर्मा जी, आप चाहे 4 लोग भेजें, आप चाहे अपना आदमी भेजे ही नहीं यूएन में, आप चाहे वोट करें ही ना। अभी रूस यूक्रेन वाले पे क्या हुआ? भारत ने नहीं किया वोट। समझ रहे हैं आप? तो जरूरी नहीं है कि वोट करना ही है। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। कौन करेगा? सेक्रेटरी जनरल। ये मैं इनके बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। नए सदस्य अगर कोई देश, मान के चलो 193, अभी 194वां सदस्य देश शामिल होगा, तो क्या बोलोगे? वो काम कौन देखेगा? महासभा। और ये जो महासचिव हैं, इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? सुरक्षा परिषद की सिफारिश होगी। सिक्योरिटी काउंसिल बोलेगा कि इस आदमी को बनाना है आपको महासचिव, और ये बना देंगे। समझे जी? बहुत बढ़िया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांसेस हैं, जो यूएन जनरल असेंबली के अध्यक्ष हैं, वो कसाबा कोरोशी बने हैं। ये रहे साहब। 76वें थे अब्दुल्ला शाहिद। ये याद करने की आवश्यकता आपको नहीं है, बस जान लीजिए। किसकी जगह ले ली इन्होंने? अब्दुल्ला शाहिद की जगह ले ली कसाबा कोरोशी ने। ठीक है जी। और क्या बन गए? आपका जनरल असेंबली के अध्यक्ष बन गए। बहुत बढ़िया। मनीषा सिंह कह रही है सर बजट आर्टिकल 112, हाँ, पॉलिटी में वार्षिक वित्तीय विवरण जिसको हम कहते हैं, देश का बजट अनुच्छेद 112 में बताया गया है। लेकिन ये बजट नहीं है आर्टिकल 112 में, यूएन का बजट है। बहुत बढ़िया। कर्णदेव शर्मा कह रहे कल सर 3 बजे यूट्यूब पर 100 बजे, 100 बजे क्या 100 क्वेश्चन? अच्छा हाँ, कल 3 बजे 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। बहुत बढ़िया जी। आप सब भी जुड़ना उससे। 3 बजे यूट्यूब पर एक प्रैक्टिस सेट होता है, उसकी आदत डालिए, आप भी जुड़िए उसमें। अब तक 9 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे, वे ना पढ़ेंगे आएगा आगे बच्चे। सर डाउट कहाँ पूछूं? बच्चा ध्यान से पढ़ोगे तो डाउट रहने का मतलब ही नहीं बनता, और डाउट होगा तो कोई बेवजह का ही डाउट हो सकता है। बाकी आप टेलीग्राम पे डाउट ग्रुप है, उसमें जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई दिक्कत जी भाई साहब? आगे आए, नेक्स्ट। अब आता है दूसरा ऑर्गन। अभी बच्चे हमने पढ़ा था किसको? जनरल असेंबली को, महासभा को। जनरल असेंबली जिसको हम बोलते हैं महासभा। ठीक है, महासभा मुख्य रूप से आप क्या समझे, अब क्या काम करती है? आप कहेंगे भैया जब अध्यक्ष चुना जाएगा, नए सदस्य शामिल होंगे, बजट तैयार होगा, या महासचिव की नियुक्ति होगी, ये सब कौन करता है? ये हमारा जनरल असेंबली करती है, महासभा करती है। महासभा के अध्यक्ष कौन है? कसाबी करोजी हैं। बहुत बढ़िया गुंजन शर्मा जी, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो संकेत कुमार जी को ब्लॉक कर दिया जाए, इनका कोर्स बंद करवाएं, और इनके पैसे इनको वापस दे दे। पैसे वापस मत देना इनको, कोर्स बंद करवा दो, मतलब कमेंट ब्लॉक करा दो, सॉरी, कोर्स बंद मत कराओ, पढ़ लेंगे। कह रहे सर जी गर्लफ्रेंड से बात करें या ना करें, ये पूछने के लिए बैच लिया है इन्होंने। अब तुम इतने पागल क्यों हो? अबे मूर्ख हो, तुम्हें अगर यही बात समझ में नहीं आई तो तुम उससे बात करते क्या हो फिर? सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद, जीवन में अपने आप पता चल जाएगा बात कर रहे हैं या ना करें। आगे आने वाले टाइम में अपना आप पता चल जाएगा। और नाम भी रख रखा तुमने गर्ल फ्रेंड। सीधी सी बात है, इज्जत तो तुम करते नहीं हो, और इज्जत नहीं करते तो बातें क्या करते होगे? इज्जत वो भी तुम्हारी नहीं करती होगी। आएंगे भाई साहब। सिक्योरिटी काउंसिल, उपनाम दुनिया का पुलिसमैन। और अभी मैंने क्या बताया था? विश्व की लघु संसद किसको बोलते हैं? जनरल असेंबली को कहते हैं। कुल सदस्य कितने होते हैं सुरक्षा परिषद में? 15,
बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कंट्रीज कितनी है? 15 है। 15 में से अस्थाई, नॉन परमानेंट, क्या बोलोगे, ये कैसे हैं? नॉन परमानेंट हैं। नॉन परमानेंट यानी अस्थाई हैं। और जो अस्थाई होता है वो 2 साल के लिए चुना जाता है, 2 ईयर के लिए, ताकि सब देशों को मौका मिलता रहे। 2 साल ये, 2 साल ये, 2 साल ये, तो 10 देश 2 साल के लिए चुने जाते हैं और ये बदलते रहते हैं, मतलब ये अस्थाई हैं। ठीक है, समझे भाई सब बात को? परमानेंट मेंबर्स की संख्या कितनी है? ये दोनों संख्या आपको हमेशा याद होनी चाहिए। परमानेंट मेंबर कितने हैं दोस्त? जो स्थाई हैं एकदम, कभी हटेंगे ही नहीं, तो क्या बोलेंगे जी? ABCFR। ABCD याद करते हो, नहीं करते हो? ऐसे याद कर लो, ABC फिर से ABC, ABC फिर से ABC, ABC फिर से ABC, ABC फिर अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, बोलेंगे जी। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है सर कसाबा कोरोसी कहाँ से हैं? बच्चा ये हंगरी के हैं। जिन बच्चों को ये लिखना हो कसाबा कोरोसी, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कभी भी। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस, इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर अभी समझेंगे वीटो पावर क्या है। अस्थायी सदस्य कितने साल के लिए चुने जाते हैं? 2 साल के लिए। अब ये पूछ ले कितने साल के लिए? इनका कार्यकाल ही नहीं है। तो भैया ये ही 5 देश क्यों है? क्योंकि बच्चे जब UN बना तो इन देशों का वर्चस्व था। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना इनका सहयोगी रहा, इनको सपोर्ट किया, तो इन्होंने इसको भी स्थायी सदस्यता दिलाई। ठीक है, भारत तो उस समय एक गुलाम हुआ करता था। तो जिन देशों का वर्चस्व रहा वो बन गए परमानेंट मेंबर इसमें, और बाकी को खुश करने के लिए क्या बनाया जाता है? नॉन परमानेंट। चुनाव कौन करेगी? चुनाव सारे महासभा ही करती है, ये मैं आपको बता चुका। 2/3 बहुमत से, यानी जितने सदस्य हैं उनका 2/3 मेजोरिटी आ जाएगी, तो ये उसको अस्थायी चुन लेते हैं। जैसे भारत, भारत भी एक अस्थायी सदस्य था। भारत आपका बच्चे 1 जनवरी 2021 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक रहा है। तो पूरा 21 और पूरा 22, 2 साल के लिए भारत भी रहा है। अभी 2023 चल रहा है तो भारत इसका मेंबर नहीं है, समझे? तो भारत क्या अस्थायी था। अब बात आती है इनके पास वीटो पावर है। क्या है इनके पास? वीटो पावर। समझना बच्चे, टोटल कंट्रीज कितनी बताई मैंने दोस्त आपको? बोलेंगे एक बार? टोटल कंट्रीज, कुल देश कितने बताए मैंने आपको सिक्योरिटी काउंसिल में? आप कहेंगे भैया आपने बताए थे 15 देश। 15 देश, 15 देश को हमने बांट लिया बच्चे, 15 कंट्रीज को। 10 नॉन परमानेंट में और 5 कैसे हैं आपके? 5 है परमानेंट। मैं समझाना चाह रहा हूं आपको वीटो पावर क्या है। वीटो मुद्दा आ गया बच्चे, हमको कोई UN के द्वारा कोई कार्य करना है, कोई भी XYZ कार्य हो, कोई सीमा परिवर्तन है किसी देश की, किसी देश के द्वारा दूसरे देश के अंदर कोई आपका अतिक्रमण है, कोई इंट्रूडर आ गया है, कुछ भी है, तो ये क्या करेंगे? अब बात आ गई कि इन सब ने भी कह दिया कि ठीक है भाई साहब इस काम को कर लो। ये 10 क्या हो गए? एग्री हो गए। तो क्या बात बनेगी? ये 5 एग्री होने चाहिए। अगर इन 5 में से बच्चे 4 भी एग्री हैं, 4 भी सहमत हैं और एक डिसएग्री हो गया, तो भी बात नहीं बनेगी। इसलिए बहुत सारे मुद्दे अटके रहते हैं। बोलते अमेरिका मान गया, फ्रांस मान गया, रूस मान गया, ब्रिटेन में, चाइना ने वीटो पावर है, चाइना ने डिनाई कर दिया। तो इन 5 का एग्री होना जरूरी है। इन 5 का एग्री होना जरूरी है। ठीक है, और कुल 9 सदस्यों का तो 5 तो ये पक्के होंगे ही होंगे, और इसमें से 4 ले लेंगे, कोई आ ही जाएंगे। तो समझे, किसी एक
आपका सिचुएशन के लिए। जैसे हम मान के चलो एक ये कर लेते हैं कि पाकिस्तान में आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं, ये हटाए जाने चाहिए। क्या हुआ? उनको हटाने के लिए हम ले गए इस मुद्दे को यूएन में। यूएन में ये मुद्दा गया कि ट्रेनिंग कैंप्स वहां से हटने चाहिए आतंकवादियों के। तो 4 देशों ने बोल दिया कि ठीक है, हटा लो हटा लो हटा लो हटा लो। चाइना ने कह दिया मत हटाओ। तो क्या बोलेंगे? यूएन उसको एक्शन नहीं कर पाएगा। ठीक है, बात समझे मेरी? एक बार थम्स अप करें। किसी भी अप्रूवल ऑफ 9 आउट ऑफ 15 मेंबर्स, सकारात्मक निर्णय के लिए 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है। 9 सदस्य समझ गए? इसमें से 5 कौन होंगे? 5 तो हो गए भैया परमानेंट, उनकी तो जरूरी है ही है, और 4 हो जाएंगे नॉन परमानेंट। उससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। भारत 8 बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत यूएन का अस्थायी सदस्य। हम बोलते हैं कि क्या भैया हम स्थायी हो पाएंगे? शायद हो पाए, जब हम एक बड़ी शक्ति हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा प्रयास में रहे हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार। भारत 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक भारत रहा है। सबसे ज्यादा बार नॉन परमानेंट मेंबर कौन चुना गया है? जापान। तो बच्चे, सुरक्षा परिषद के बारे में आपने क्या जाना? हम कहेंगे भाई साहब हमने जाना कि सुरक्षा परिषद विश्व की, क्या बोलते हैं इसको, दुनिया का पुलिसमैन। टोटल 15 सदस्य हैं बच्चे। 10 आपके नॉन परमानेंट हैं, 5 आपके परमानेंट हैं। 10 चुने जाते हैं 2/3 बहुमत से 2 साल के लिए। और जो बच्चे स्थायी हैं उनका तो कार्यकाल का मतलब नहीं बनता। उनका अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस, ये 5 देश हैं। किसी भी सकारात्मक निर्णय के लिए 5 जिनके पास वीटो पावर है उनकी सहमति जरूरी है, और 4 और चाहिए, मतलब कुल 9 सदस्य चाहिए। भारत 8 बार आपका बच्चे नॉन परमानेंट मेंबर चुना जा चुका है, अभी वर्तमान में नहीं है, 2022 दिसंबर तक था। जापान सबसे ज्यादा 11 बार चुना गया है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। स्थायी सदस्य वाली जो बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रूस। क्वेश्चन पूछता है, देखो ऐसे पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा सिक्योरिटी काउंसिल, एससी में, सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट नहीं है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है आपसे, तो क्या आंसर करेंगे? जैसे मैंने एक ऑप्शन दे दिया आपको, अमेरिका, आप क्या कहेंगे? है या नहीं है? यूएसए है या नहीं है? दूसरा मैंने आपको कह दिया बच्चे, ब्रिटेन है या नहीं है? ब्रिटेन, ठीक है। तीसरा मैंने आपको दे दिया इसमें, क्या स्पेन है या नहीं है? चौथा मैंने आपको दे दिया बच्चे इसमें फ्रांस। और मैंने कहा बताओ दोस्त कौन ऐसा है जो यूएन का स्थायी सदस्य सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं है? तो क्या कहेंगे? आप कहेंगे भैया जी स्पेन कहीं भी नहीं है। ये बात समझा रहा हूं आपको, आगे आएंगे। तीसरा पार्ट है बच्चे, बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है। बहुत बढ़िया मनीषा सिंह जी, थैंक यू। अगर आपकी समझ में आता है बच्चे, इसका मतलब होता है कि आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं। ध्यान से आप कभी भी किसी चीज को पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या हो गया? ये मैंने आपको नाम तो पहले ही लिखा दिए। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल सदस्य इसमें बच्चे 54 हैं। कि भाई सामाजिक तरीके से सोचते हैं, आर्थिक तरीके से क्या काम होने चाहिए। कार्यकाल 3 साल के लिए चुना जाता है, ये जो भी सदस्य होगा। सदस्य बैठक इसकी साल में 2 बार होती है बच्चे, बिल्कुल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्रॉस लगा लें बस, कभी ऐसे ही एक आध बार आप पढ़ लेना। जिस चीज को मैं कह दूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत बढ़िया। एक बच्ची कह रही है सर लड़कियों के लिए कितनी डिफिकल्टी है लाइफ में, इस बारे में बोलिए। बच्चा आप पागल हैं, आप अभी नन्नू बच्चे हो, नन्नू बच्चे बोलते हैं ना, छोटा बच्चा हो, समझ जाएंगे। किसी को डिफिकल्टी नहीं होती। यूपीएससी का रिजल्ट नहीं देखा इस बार? 4 लड़कियां टॉप कर गई हैं, हर बार टॉप कर रही हैं, कहीं कोई डिफिकल्टी नहीं है। जो बच्चे लड़ना जानता है, जो मेहनत करना जानता है, वो फाइट करता है। जीवन में संघर्ष सबके जीवन में है, लड़कों के जीवन में भी संघर्ष है, लड़कियों के जीवन में संघर्ष है, हर एक जानवर तक के जीवन में संघर्ष है। अपने सर्वाइवल के लिए हमको फाइट करनी पड़ती है।
ठीक है। चौथा सचिवालय, सेक्रेटरिएट, ये नाम मैं आपको लिखा चुका था बच्चे। सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। अब बच्चे मैं जनरली एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि जो जनरल सेक्रेटरी है इसका चुनाव कौन करता है? तो चुनाव सारे कौन करता है, जरा बताएं एक बार। जनरल असेंबली इलेक्ट करेगी इसको, आपका जनरल सेक्रेटरी को। कितने साल के लिए चुना जाता है जनरल सेक्रेटरी? 5 साल के लिए चुना जाता है। सचिवालय का काम क्या है? सचिवालय यूएन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाता है, यानी कि जो ऑफिस वर्क है, वहां का जो फाइल वर्क है, उसको कौन देखता है? वो सेक्रेटरिएट देखता है। हाँ बिल्कुल बच्चे मिलेंगे, जो क्लास रिकॉर्डेड रहेंगी, हाँ बिल्कुल रहेंगे। ठीक है साहब, आगे आएंगे। अच्छा, अब मैंने आपको एक बात बोला कि सेक्रेटरिएट में जो हेड होता है वो महासचिव होता है, ठीक है जी। तो महासचिव क्या काम करेगा देखेंगे जरा। सबसे पहले तो महासचिव क्या काम करेगा? डेली के कामों को मॉनिटरिंग करता है। चुनती इसको महासभा है। बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया, वेरी गुड। कौन चुनेगा इसको? जनरल असेंबली चुनती है। इसके जब पहली बार यूएन को बनाया गया था, कब बनाया गया था, डेट बताएं बच्चे। 24 अक्टूबर 1945। आप कहेंगे कि यहां बनाया गया आपका बच्चे किसको? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। और इसके पहले एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी बनाए गए कौन? ग्लैडविन जेव। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जब तक कोई स्थायी आदमी नहीं मिलता तब तक ये सीनियर है, इनको रख लेते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे संविधान सभा में सबसे सीनियर कौन थे आपका? राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर को अध्यक्ष बने, ठीक है। लेकिन 9 दिसंबर को किन को चुन लिया गया? सिन्हा साहब को, क्योंकि वो सबसे सीनियर है तो एग्जीक्यूटिव बना लिया। लेकिन फिर चुनाव हुए और महासभा की परमिशन पर पहले जो महासचिव बने वो त्रिगवेली थे। साथ में ये भी पूछता है वह कौन से महासचिव थे जिन्होंने बच्चे क्या कर दिया था आपका? रिजाइन कर दिया था। शांति समझौते को लेकर के यूएन की इन्होंने देखा कि पॉलिसी सही नहीं है तो इन्होंने रिजाइन कर दिया। बहुत बढ़िया, सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बच्चे। डैग हैमरसोल्ड ये स्वीडन के हैं बच्चे, ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कौन किस देश के हैं। हवाई दुर्घटना में मौत हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यूएन के वो कौन से महासचिव थे? सीपीओ बच्चे 2020 और दिल्ली पुलिस 2020 एग्जीक्यूटिव दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। पहले सीपीओ में पूछ लिया, फिर उसको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछ लिया था उन्होंने कि कौन है जिनकी मौत हवाई दुर्घटना में हुई है। डैग हैमरसोल्ड। मैं आपको जब नोबेल प्राइज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा कि नोबेल जो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है वो मरने के बाद सिर्फ 2 लोगों को मिला है, एरी एक्सेल और डैग हैमरशोल्ड। इनको भी नोबेल मिला है 1961 में। ये हम तब पढ़ेंगे, ठीक है जी। 1961 में मौत हो गई थी। यू थांट ये म्यांमार के थे, पहले एशियाई या गैर यूरोपीय यानी कि नॉन यूरोपियन, जो यूरोप कॉन्टिनेंट से नहीं थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है, पहले एशियाई व्यक्ति कौन है जो आपका बने क्या? जनरल सेक्रेटरी। वेरी गुड अनुराग शुक्ला जी, कई बार कमेंट करते हो तो एक बार लिख दिया करो बस प्लीज। अच्छे बच्चे बनना है। तुम्हारा बच्चे माइंड है ना, ये आपके कंट्रोल में होना चाहिए। ये हरकतें कराता है तुमसे, इंस्टाग्राम चला लो 5 घंटे, अभी सो जाओ, अभी चैटिंग कर लो, अभी उसको फोन कर लो, अभी दोस्त के साथ मार्केट चले जाओ, ये कमेंट 10 बार कर दो। ये तुमको भ्रष्ट बना देता है। इस पर कंट्रोल होना चाहिए, इसकी लगाम आपके हाथों में होना चाहिए। कमेंट करना, एक करना, बात खत्म। और इसी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो कुछ सोचो मत, दुनिया में कुछ कर पाओगे, क्योंकि ये अपने हिसाब से चलाएगा फिर तुमको। वाइल्ड होम ऑस्ट्रेलिया याद नहीं करने। जेवियर कुयार ये पेरू के थे, याद नहीं करने। मैंने बोला पहले गैर यूरोपीय यानी पहले नॉन यूरोपियन कौन है, ये याद करना है। और याद करना है कि पहले कौन है? त्रिगवेली। हवाई दुर्घटना में किनकी मौत हुई थी? डैग हैमरशोल्ड। बुतरस घाली पहले अफ्रीकन कौन है महासचिव? ये मिस्र के हैं बुतरस घाली। वो स्क्रीन बंद हो गई, वो देखो कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं। कोफी अन्नान घाना के थे, बान की मून दक्षिण कोरिया के थे। इन लोगों को मत पढ़ना, अब रिसेंट का पूछा जाएगा।
अभी वर्तमान में कौन है जो बच्चे जनरल सेक्रेटरी हैं? तो एंटोनियस गुटेरस हैं जो पुर्तगाल के हैं, ये वर्तमान महासचिव हैं। ये कौन है वर्तमान में बच्चे करंट में जनरल सेक्रेटरी हैं? तो बात समझे, पहले कौन है? त्रिगवेली, नॉर्वे से। अभी ठीक है, बहुत बढ़िया। बच्चे अभी बताएंगे क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? एक बच्चा कह रहा माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। कुछ बच्चे इंटरनेट इशू हुआ होगा, एक बार बताएंगे। अभी मेरी आवाज पहुंची? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार। जो मैं पढ़ा रहा था आपको, जनरल सेक्रेटरी कौन थे? पहले त्रिगवेली थे बच्चे, जिन्होंने क्या कर दिया था, आपका इस्तीफा दे दिया था। पहले एग्जीक्यूटिव कौन बनाए गए थे? ग्लैडविन जेब बनाए गए थे। ग्लैडविन जेब बनाए गए थे। और पहले कौन है जिनकी हवाई दुर्घटना में मौत हुई? डैग हैमरशोल्ड थे। पहले नॉन यूरोपियन कौन है? यूथांट है बच्चे, म्यांमार से हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने बताया था पहले अफ्रीकन बुतरस घाली हैं। अच्छा अब ठीक है, ओके फिर ठीक है। तो वो अच्छा डायलॉग था बच्चे का, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है माँ। एंटोनियो गुटेरस ये पुर्तगाल के हैं, ये वर्तमान में महासचिव हैं। ये क्लास रुकने की वजह से ही मैंने फिर से बताया है। और अब मैं बता रहा था आपको इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस, ये 2 मिनट का टॉपिक था, लेकिन अभी टाइम हो चुका है, कल कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। बस बच्चे खुद से एक प्रॉमिस करना, जो बात मैंने तुमसे बोली है, कि आप फॉलो करिए मुझे, और ब्लाइंडली फॉलो करिए। ठीक है। और होगा क्या इससे, कि मैं आपसे बोलूँ ये चीज़ें महत्वपूर्ण है, वो पढ़नी है, क्योंकि बच्चे कम्पिटेटिव एग्जाम में पता होना चाहिए कि पढ़ने के साथ साथ में छोड़ना क्या है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमको पता होता है पढ़ना क्या है, लेकिन हमको कभी ये नहीं सिखाया जाता हमको छोड़ना क्या है, इसीलिए हम पीछे रह जाते हैं इस एग्जाम में। तो ख्याल रखिए, और बच्चा कभी भी क्लास में आए बिगर रिविजन के नहीं आओगे। और जो चीज़ें मैं आपको एक बार बता चुका हूँ वो बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अच्छा स्टूडेंट एक बार में ही चीज़ों को फॉलो कर लेता है, और जो बेकार स्टूडेंट है उसकी शिकायतें कभी ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है। और वो खुद को ही नहीं समझ पाता, वो बाकी सब किसी को क्या समझेगा। तो वो इधर उधर की बात करता रहेगा, भैया मैं गर्लफ्रेंड मेरी, भैया किताब, मेरे घर में ये परेशानी, भैया मेरे पास खाने को नहीं है, ये नहीं है। अच्छा छात्र देखता है कि मेरा जीवन बदलेगा इस शिक्षा से। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, बात आपको समझनी होगी। इसके लिए बच्चा जितना इन्वेस्ट कर सकते हो अपना टाइम, जो कुछ भी वो करिए, और अपना ख्याल रखिए बहुत सारा। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। थैंक यू।